एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। तो मैं आज आपको 14 सितंबर 2022 के आपको द हिंदू के एनालिसिस में क्या क्या पढ़ना है ये बताने वाली हूँ। चलिए देखते हैं। पहला हमारा है न्यूज़ जो हमें पढ़ना है वो है इंडिया चाइना कंफर्म विड्रॉल। ठीक है, विड्रॉल ट्रू फॉर्म PP-15 इन लद्दाख। तो इंडिया और चाइना ने कंफर्म किया है कि वो विड्रॉल करेंगे जो उनके ट्रूप्स थे PP-15 लद्दाख में। ठीक है, तो ये चीज़ तो आपको हेडलाइन से ही पता चल गई। तो ये चीज़ हमें ध्यान में देनी थी कि हाँ चलो भैया, जो अभी तक चल रहा था वहाँ पे इंडिया चाइना का जो एक स्टैंड ऑफ टाइप था, ठीक है, ट्रूप्स वहाँ पे थे, वो उनको विड्रॉ कर लिया गया है। दूसरा न्यूज़ देख लेते हैं। ईरान में अर्ज इंडिया टू रीस्टार्ट ऑयल इंपोर्ट। ठीक है, तो ईरान में अर्ज इंडिया टू रीस्टार्ट ऑयल इंपोर्ट। ठीक है, तो इसमें क्या बताया जा रहा है कि मोदी टू मीट रेसी ऑन साइडलाइन ऑफ SCO। तो वो मिलेंगे मोदी जी, ठीक है, रेसी से, जो कि SCO जो समिट होगी उसके साइडलाइन यानी कि अलग से भी उनसे बात करेंगे। ईरान एंड नज इंडिया टूवर्ड्स रिवाइविंग इट्स प्रोक्योरमेंट ऑफ रिकाउंटिंग जो डिस्काउंटिंग है डिस्काउंटेड ईरानियन स्वीट क्रूड ड्यूरिंग मीटिंग बिटवीन प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी और ईरानियन प्रेसिडेंट जो हैं इब्राहिम रईसी। तो उनके बीच में बात होगी है और फिर ये डिसाइड किया जाएगा। दैट इज़ लाइकली टू टेक प्लेस दिस फ्राइडे साइडलाइन ऑफ द संघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन समिट इन समरकांड। तो ये जो SCO समिट कहाँ होने वाली है, समरकांड, वहाँ पे ये डिसाइड होगा। ठीक है, वहाँ पे ये बात होगी, उसके बाद देखा जाएगा कि कितना फ्रूटफुल रहा। दिस विल बी द फर्स्ट टाइम द टू लीडर्स विल मीट सिंस मिस्टर राइसी इलेक्शंस लास्ट ईयर एज ईरान ज्वाइन द SCO एज अ मेंबर दिस ईयर। अब ये पहली ऐसी टॉक होगी जो प्रेसिडेंट है ईरान के और हमारे जो प्राइम मिनिस्टर हैं उनके बीच में फर्स्ट ऐसा दोनों लीडर की मीटिंग होगी। कब से? जब से जो लास्ट ईयर रईसी जो हैं वहाँ के इलेक्शन, हाँ, रईसी के इलेक्शन के बाद जो उन्होंने, और इस साल SCO ज्वाइन किया है, संघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन ज्वाइन किया है इस साल ईरान ने। तो उसके बाद ये पहली टॉक होगी। ठीक है, द क्वेश्चन ऑफ इंडियाज ऑयल इम्पोर्ट फ्रॉम ईरान विच वर कैंसल्ड इन 2018 एंड 19। तो आप देख लेंगे कि उसमें ये क्लियरली मेंशन किया गया है कि 2018-19 में कैंसिल कर दिया गया था ऑयल इंपोर्ट ईरान से। ओके, ये चीज़ ध्यान में देनी। एंड द नेक्स्ट स्टेज ऑफ चाबहार पोर्ट डेवलप्ड आर एक्सपेक्टेड टू बी ऑन द एजेंडा फॉर बायलैटरल टॉक। अब देखिए, हमेशा हम अगर IR से रिलेटेड पढ़ते हैं तो मोस्टली कोई, चाहे आप स्टैटिक पोर्शन कवर कर रहे होंगे, चाहे आपने कभी कहीं कोचिंग इंस्टीट्यूट में पढ़ा होगा, या आप ऐसे करंट अफेयर देखते होंगे, हमेशा चाबहार पोर्ट का जिक्र होता है। सो इससे हमें ये पता चलता है कि कितना ज़्यादा ये इम्पॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, ये एरिया। तो इसमें इससे रिलेटेड भी बायलैटरल टॉक किया जाएगा। बायलैटरल टॉक यानी कि दोनों साइड से बात की जाएगी। मिस्टर मोदी ऑल्सो एक्सपेक्टेड टू मीट रशियन प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन एंड उज्बेकिस्तान प्रेसिडेंट शवकात मिर्जी, जो भी इनका प्रोनाउंसिएशन है, नाम है, वो आप करेक्ट कर लीजिएगा। तो जो प्राइम मिनिस्टर हैं मोदी जी, वो क्या करने वाले हैं, जो रसिया के प्रेसिडेंट है पुतिन, उनसे भी, और उज्बेकिस्तान के जो प्रेसिडेंट है शावकात, उनसे भी मिलने वाले हैं। ठीक है, ऑल आइड विल बी ऑन एनी कॉन्टैक्ट विद द चाइनीज़ प्रेसिडेंट। सबकी नज़रें ये होंगे कि देखिए चाइनीज़ जो प्रेसिडेंट है उनसे बात होती है कि नहीं। फर्स्ट सिंस द LAC स्टैंड ऑफ के बाद पहला ऐसी मीटिंग है जहाँ पे दोनों कंट्रीज़ मौजूद होंगी। एंड पाकिस्तान प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ होम ही वुड बी मीटिंग फॉर द फर्स्ट टाइम ही टुक ओवर। उसके देखिए, चाइना से भी रहेंगे, पाकिस्तान से भी शहबाज शरीफ भी रहेंगे। तो इसमें सब लोग रहने वाले हैं। अब देखना है कि किस तरीके से क्या बातें होती हैं। तो ये जब मीटिंग जो ये समिट है जब स्टार्ट होगी तो आप देखेंगे थ्रू आउट इससे रिलेटेड न्यूज़ आती रहेगी। ठीक है, न्यू दिल्ली डिसाइड टू जीरो आउट और कैंसल इट्स ऑयल इंपोर्ट फ्रॉम ईरान अंडर द थ्रेट ऑफ US सैंक्शंस। आपको पता है क्यों ऐसा किया था न्यू दिल्ली ने? क्योंकि US का ये था सैंक्शन के डर से, क्योंकि US क्या करती है, तो ये चीज़ हमें ध्यान देनी है। ठीक है, और इसके बाद आगे देख लेते हैं कि क्या बात की जा रही है।
When asked, an Iranian official says India's decision to buy oil was a purely sovereign decision, but added that illegal unilateral sanction should not weigh with India. तो देखिए, अब मैं क्या बात कर रही थी कि यूएस हमेशा सैंक्शन लगाता है, ठीक है। मोस्टली आप देखेंगे कि जिन्होंने रशिया के साथ भी मतलब बोला है कि रशिया के साथ जो लोग कंटिन्यू रखेंगे उन पे भी सैंक्शन लगाने की बात की है। तो ऑल अबाउट यूएस का सैंक्शन का तो फेमस ही है। तो ये हम उस दौरान देखेंगे जब हमारे न्यूज़ आती रहेगी कि क्या चीज़ें होने वाली है। बस ये जानना है कि एससीओ में सारी कंट्रीज़ के लोग प्रेजेंट रहने वाले हैं और सबसे बातें होंगी, ठीक है। आगे देखते हैं। तो आगे हम स्टार्ट कर देंगे, पेज नंबर 6 पे आएंगे हम। पेज नंबर 6 एडिटोरियल वाले पेज पे आ गए। इसमें है फॉर इंडिया द बजवर्ड नाउ इज ऑल अलाइनमेंट, ठीक है। अलाइनमेंट, अलाइनमेंट मीन्स आप पता है आपको किसी कंट्री से अलाइज करना, ठीक है। फॉर इंडिया द बजवर्ड नाउ इज ऑल अलाइनमेंट, ठीक है। अब नॉन अलाइनमेंट मोमेंट भी हमारा रहा है कि हम किसी से अलाइन नहीं करना। तो ये सारी चीज़ों से रिलेटेड भी जो चीज़ें हैं वो डिस्कस करी जाएंगी और ये एडिटोरियल इम्पॉर्टेंट हो जाता है हमारे आईआर के पर्सपेक्टिव से, करेक्ट। फिर हम आगे इसी पेज पे, सेम पेज पे हमें पढ़ना है कनेक्टिंग द डॉट टू बूस्ट द पेटेंट इकोसिस्टम। अब आप अगर शॉर्ट नोट का एनालिसिस देखते होंगे तो आपको पता होगा कि मैं एडिटोरियल का भी शॉर्ट नोट उसमें कवर करती हूँ, ठीक है। अब इसमें देखिए कनेक्टिंग द डॉट टू बूस्ट द पेटेंट इकोसिस्टम, तो पेटेंट इकोसिस्टम से रिलेटेड हमारा इसमें दिया गया है, ठीक है। तो ये भी हमारी इंपॉर्टेंट न्यूज़ हो जाती है। आगे हम पेज नंबर 7 पे आ जाएंगे। पेज नंबर 7 पे हम आ चुके हैं। इसमें हमें क्या पढ़ना है, एन इम्प्रूव्ड बिल बट स्टिल कॉन्टेंशियस, ठीक है। तो देखिए इम्प्रूव्ड बिल है पर स्टिल क्या है, कंटेंशियस है। इससे रिलेटेड क्या बातें की जा रही हैं देखते हैं। द ड्राफ्ट इंडियन पोर्ट बिल ऑफ 2022। अब इसमें हमें इससे रिलेटेड तो पढ़ना ही पड़ेगा, ठीक है, कि जो इंडियन पोर्ट बिल 2022 है वो क्या है, हैज़ नॉट रिजॉल्व द मेन इशू बिटवीन द सेंटर एंड मैरीटाइम स्टेट। तो बोल रहे हैं कि वो क्या कर रही है, सेंटर और मैरीटाइम स्टेट के बीच जो इश्यूज़ हैं उसको रिजॉल्व नहीं कर पा रही है जो इंडियन पोर्ट बिल 2022 आई है, ठीक है। तो इससे रिलेटेड हमें इसको डिटेल्ड में पढ़ना है, करेक्ट। आगे देखना है हमको, पेज नंबर 7 पे ही है, एन अपॉर्चुनिटी फॉर इंडिया, ठीक है। कॉर्पोरेट इंडिया रिस्पॉन्स टू द कंट्री जॉब क्राइसिस हैज़ बीन मोर सिम्बॉलिक देन सब्सटैंशियल। तो ये मोर सिम्बॉलिक है रादर देन सब्सटैंशियल के, ठीक है। अब इसमें क्या देखना है, इसमें सी शरद चंद्रन जो हैं उन्होंने अपने व्यूज़ जो हैं बताए हैं इस आर्टिकल में, ठीक है। कई बार क्या होता है कि ऐसे नहीं, पर जो फेमस सब जैसे कोई हमारे जो लीडर हैं या कोई फेमस इंसान ने कोई चीज़ कही है तो आप उसको कोड भी कर सकते हैं मेंस में, ठीक है। पेज नंबर 8 पे आएंगे हम। टेक्स्ट एंड कॉन्टेक्स्ट वाला पेज बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। ऐसे ही उसमें जो इंडियन एक्सप्रेस है उसमें एक्सप्लेनर सीरीज़ पे भी एक मतलब रहता है पूरा पेज। ऐसे ही इस पे द हिंदू में टेक्स्ट एंड कॉन्टेक्स्ट वाला पेज मोस्ट इम्पॉर्टेंट हो जाता है। अब इसमें देखिए बता रहा है द फॉल इन नेचुरल रबर प्राइस इन इंडिया। फॉल देखा गया है किसमें, नेचुरल रबर प्राइस में इंडिया के। देखते हैं क्या बताया जा रहा है। आफ्टर अ, देखिए इसमें बताया जा रहा है आफ्टर अ मॉडरेट पोस्ट पैंडेमिक रिवाइवल द प्राइस ऑफ नेचुरल रबर हैज़ क्रैश टू अ 16 मंथ लो। कितना हो गया क्रैश, 16 मंथ लो देखा गया, ठीक है। 150 पर केजी देखी गई है इन द इंडियन मार्केट में, ठीक है। द प्राइस ऑफ द लाटेक्स विच शोड टू ड्यूरिंग द पैंडेमिक ड्यू टू द ह्यूज डिमांड फ्रॉम द जो ग्लव मेकर थे, ठीक है। जो ग्लव्स बनाते हैं उन्होंने भी बहुत ही ज़्यादा डिमांड थी, ठीक है, लाटेक्स को लेके। लुक अ मोर सीवियर ड्रबिंग विद दिस प्राइस रोलिंग डाउन बिलो 120। और जो प्राइस है वो लो हो गई। विद इम्पैक्ट ऑफ फॉलिंग प्राइस बिगनिंग द रिफ्लेक्ट इन द डेली लाइफ एज वेल एज द लोकल इकोनॉमी।
अब आपने देखा होगा केरला से रिलेटेड हमने पढ़ा था ना, रबर जो प्लांट उसके ट्रीज़ थे, रबर ट्रीज से रिलेटेड हमने पढ़ा था केरला से कि क्या हो रहा था। तो सेम आप उसको और इससे कनेक्ट कर सकते हो कि प्राइसेस फॉल हो रही हैं, एक इकोनॉमिकल क्राइसिस भी देखने को मिल रही है, जो भी फार्मर्स हैं, जो भी प्लांटर्स हैं, जो रबर की जो प्रोडक्शन करते हैं उनके लिए। विद द इम्पैक्ट ऑफ फॉलिंग प्राइजेस, तो ये चीज़ें हैं। फिर इसमें क्या देखनी है कि विद इम्पैक्ट ऑफ फॉलिंग प्राइजेस, मतलब फॉल कर रही हैं प्राइजेस, ठीक है, नीचे जा रही हैं। इससे क्या हो रहा है, लोकल इकोनॉमी पे इफेक्ट पड़ रहा है, ठीक है, जो ग्रोवर्स हैं, ठीक है, उन लोग को दिक्कत हो रही है। अंडर द एजेस ऑफ द नेशनल कंसोर्टियम ऑफ द नेशनल फेडरेशन ऑफ रबर, जो प्रोड्यूसर्स हैं सोसाइटी के इंडिया के, उनको दिक्कत हो रही है। एक ऐसा देख लीजिए, एन अम्ब्रेला ऑर्गेनाइजेशन फॉर द रबर ग्रोवर, आ डे लॉन्ग सिट इन द प्रोटेस्ट वॉज स्टेड इन द फ्रंट ऑफ द रबर बोर्ड हेडक्वार्टर इन कोट्टम केरला। देखिए केरला की बात का जिक्र हुआ, जैसे मैंने बोला था कि पहले भी हम इससे रिलेटेड पढ़ चुके हैं, केरला से रिलेटेड फिर से ये न्यूज आई है, तो कहीं ना कहीं ये इंपॉर्टेंट हो जाती है कि कैसी सिचुएशन वो फेस कर रहे हैं। आफ्टर अ मॉडरेट पोस्ट पैंडेमिक रिवाइवल, प्राइस ऑफ नेचुरल रबर, ठीक है, क्रैश, सेम एज वही सारी चीज़ें इसमें बताई गई हैं, ठीक है। तो देखिए करंट फॉल जो है अट्रीब्यूट कर रहा है प्राइमरी टू वीक चाइनीज़ डिमांड एंड द यूरोपियन एनर्जी क्राइसिस जो है, ठीक है, अलॉन्ग विद हाई इन्फ्लेशन हो गया है, पता ही है आप सबको, इम्पोर्ट ग्लट अमंग अदर थिंग्स, ठीक है। रबर बोर्ड प्रोफेस क्या कर रहा है, प्रोफेसेस टू बी रिलेटिवली सिंगविंग एज इट्स रिगार्ड द प्राइस फ्लक्चुएशंस एज साइकिल जो एक साइक्लिकल होता है, कि जैसे साइकिल में कोई भी चीज़ होती है फ्लक्चुएट करती है, उस तरीके का इम्पैक्ट देखने को मिल रहा है। तो कहीं ना कहीं ये जो नेचुरल रबर प्राइस फॉल कर गई है, उसी वजह से बहुत सारे इम्पैक्ट्स हैं। तो क्वेश्चन आंसर टाइप इसमें दिया है, ये आपको पढ़ लेना है, इम्पॉर्टेंट है, करेक्ट। इसके बाद हम आगे देख लेते हैं कि कौन सा हमारा इम्पॉर्टेंट है, ठीक है, हमने ये देख लिया। इसके बाद हमें पढ़ना है अंडरस्टैंडिंग विंडफॉल टैक्स, ये भी हमें पढ़ना है। तो ये देखा आपने कि इसमें देख लेते हैं क्या बताया जा रहा है, ओके। स्टोरी देखते हैं। फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमन ऑन September 2 डिफेंडेड द विंडफॉल टैक्स इम्पोज्ड बाय सेंटर। तो जो फाइनेंस मिनिस्टर है निर्मला सीतारमन जी, उन्होंने 2 सितंबर को क्या किया कि डिफेंड किया जो विंडफॉल टैक्स इम्पोज किया गया है सेंटर के द्वारा, ठीक है, डोमेस्टिक क्रूड ऑयल प्रोड्यूसर्स, ठीक है, के ऊपर जो लगाया गया विंडफॉल टैक्स, तो उसके लिए उन्होंने डिफेंड किया। सेइंग, मतलब उन्होंने क्या कहा, इट वॉज नॉट एन एडॉक मूव बट वॉज डन आफ्टर फुल कंसल्टेशंस विद द इंडस्ट्री। बोल रही है ये किसी तरीके का एडॉक मूव नहीं है, ठीक है, वो बोल रही है वॉज डन आफ्टर फुल कंसल्टेशंस विद द इंडस्ट्री, बोल रही है कंसल्ट करने के बाद इंडस्ट्री से ऐसा किया गया है, उनका ऐसा कहना है, ठीक है। Windfall taxes are designed to tax the profit a company derive from an external sometime unprecedented event। अब दिमाग में आता है ना कि विंडफॉल टैक्सेस है क्या, तो ये बता रहे हैं कि ये क्या है, एक डिज़ाइंड टैक्स है, ठीक है, डिज़ाइन टैक्स है प्रॉफिट के लिए कंपनी जो ड्राइव करी जाती है एक्सटर्नल समटाइम अनप्रेसिडेंटेड जो प्रेसिडेंटेड इवेंट्स के लिए, जैसे कि एनर्जी प्राइस राइज करता है एज अ रिजल्ट ऑफ रशियन यूक्रेन कॉन्फ्लिक्ट। तो देखिए जैसे रशिया यूक्रेन की कॉन्फ्लिक्ट हुए तो जो एनर्जी प्राइस हुआ वो राइज कर गया, तो उसी सेम सिनारियो में ऐसा बताया जा रहा है कि ये उसी तरीके का एक जो है आप कह लीजिए उसी सिनारियो में एक टैक्स, उसी तरह का टैक्स है जो कि इम्पोज किया गया है। अब देखिए इसमें बताया जा रहा है एन अर्ली अगस्त एंटोनियो गुटेरेस द यूएस जो यूएन सेक्रेटरी जनरल हैं शार्पली क्रिटिसाइज द ग्रीड ऑफ बिग ऑयल एंड गैस कंपनीज। तो उन्होंने क्या किया, क्रिटिसाइज़ किया, ठीक है, जो भी बिग ऑयल और गैस कंपनीज हैं उनको, मेकिंग रिकॉर्ड प्रॉफिट फ्रॉम द ग्लोबल एनर्जी क्राइसिस ऑन द बैक ऑफ द वर्ल्ड पुअरेस्ट पीपल, ठीक है। ही आज ऑल गवर्नमेंट टू टैक्स दिस एक्सेसिव प्रॉफिट। तो बोला कि जो एक्सेसिव प्रॉफिट है उस पर टैक्स लगाना चाहिए, मतलब जिनको ह्यूज प्रॉफिट, जिनको एक्सेसिव प्रॉफिट हो रही है
ठीक है, जितनी होनी चाहिए उससे ज़्यादा उनके ऊपर ये चीज़ बात की जा रही है लगाने के लिए। एनालिस्ट सेज दैट द कंपनीज आर कॉन्फिडेंट इन इन्वेस्टिंग इन अ सेक्टर इफ़ देयर इज़ अ सर्टेन एंड स्टेबिलिटी इन द टैक्स रिजीम। बोल रहे हैं कि जो कंपनीज़ हैं वो कंपनीज आर कॉन्फिडेंट इन इन्वेस्टिंग इन सेक्टर, कि वो कॉन्फिडेंट है इन्वेस्ट करने के लिए इस सेक्टर में, इफ़ देयर इज़ अ सर्टेनिटी एंड स्टेबिलिटी इन टैक्स रिजीम। बोल रहे हैं कि वो तभी ऐसा फील कर पाएंगे कॉन्फिडेंट जब सर्टेनिटी दिखे और स्टेबिलिटी दिखे टैक्स रेजिम में, ठीक है। सिंस विंडफॉल टैक्स आर इम्पोज्ड रेट्रोस्पेक्टिवली एंड आर इन्फ्लुएंस्ड बाय अनएक्सपेक्टेड इवेंट, दे कैन ब्रू अनसर्टेनिटी इन द मार्केट। तो अगर बोल रहे हैं कि अगर जो मतलब टैक्स इम्पोज होगा जो रेट्रोस्पेक्टिव वे में इन्फ्लुएंस करेगा अनएक्सपेक्टेड इवेंट्स को, और ये क्या करेगा, ये ब्रू कर देगा जो अनसर्टेनिटी है मार्केट में उस चीज़ को। तो ये जो हमारा आर्टिकल था, ये जो हमारा न्यूज़ था, ये इकोनॉमी के पर्सपेक्टिव से रिलेटेड हो जाता है, ठीक है। ओके, ये हो गया हमारा। आगे हम देख लेंगे पेज नंबर 10 पे हम आ जाएंगे। पेज नंबर 10 पे हम आ चुके हैं। अब देखिए, सबको पता है 103rd अमेंडमेंट क्या है, उसको सबको पता है कि EWS के लिए है, ठीक है। अब इसमें बात क्या की जा रही है, 103rd अमेंडमेंट was fraud on constitution, ठीक है। ड्यूरिंग द आर्ग्यूमेंट इन सुप्रीम कोर्ट, लॉयर सेज रिजर्वेशन कैन नॉट बी इम्प्लीमेंटेड एज पॉवर्टी एविएशन प्रोग्राम। तो वो ये कह रहे हैं कि जो रिजर्वेशन है, ठीक है, कैन नॉट बी इम्प्लीमेंटेड, ठीक है, किसके वे में नहीं किया जा सकता, कि पॉवर्टी एविएशन प्रोग्राम के, ठीक है। अब इसमें देखते हैं क्या बात की जा रही है। रिजर्वेशन कैन नॉट बी इम्पोज्ड एज अ पॉवर्टी एलिवेशन प्रोग्राम फॉर। हमारी वीडियो लंबी हो रही है, फिर भी हम कंप्लीट करेंगे। फर्स्ट, सोशली इकोनॉमिकली बैकवर्ड। तो देखिए, अगर रिजर्वेशन वाला आपने कवर करा होगा पहले, तो हमेशा जो भी चीज़ें रहती थी रिजर्वेशन की, वो सोशली, ठीक है, एंड एजुकेशनली फॉरवर्ड क्लासेस इसमें दिखाई है, पर हमेशा रिजर्वेशन जो रहता था वो किस पे लगाया जाता था, सोशली इकोनॉमिकली बैकवर्ड क्लासेस पे ये देखी जाती थी, उसके बाद उनको रिजर्वेशन दिया जाता था, ठीक है। अब इसमें बताया जा रहा है, कोटा फॉर द इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन, does petitioner open their challenge before a constitution bench led by the chief justice of India UU ललित। तो मतलब उसी पे बात की गई है, EWS के सिनारियो में ये चीज़ पिटीशन फाइल की गई है। रिजर्वेशन एट द स्ट्रक्चर इनइक्वालिटी एंड इज नॉट जस्ट मीन टू बी बिकम फाइनेंशियली वेल ऑफ। द purpose of reservation is to provide representation or empowerment to the classes of people who are historically denied access to education and employment। अब देखिए क्या रखा गया है अपनी तरफ से, तर्क इनके तरफ से रखा गया है कि जो पर्पस होगा रिजर्वेशन का, वो एक वाइड, एक जो पर्पस है रिजर्वेशन का, वो प्रोवाइड कराया जाएगा रिप्रेजेंटेशन, एम्पावरमेंट के लिए उन क्लासेस को जो कि हिस्टोरिकली, ठीक है, हिस्टोरिकली डिनाइड था उनको एजुकेशन और एम्प्लॉयमेंट, ठीक है। बेनिफिट्स ऑफ रिजर्वेशन कैन नॉट बी गिवन स्लोली ऑन द बेसिस ऑफ इकोनॉमिक क्राइटेरिया, दे आर्ग्यूड। उन्होंने ये आर्ग्यू किया कि इकोनॉमिक क्राइटेरिया पे रिजर्वेशन देना का प्रावधान तो नहीं था और नहीं होना चाहिए ऐसा। कोटा अ मोरल हजार्ड, पॉवर्टी इन द फॉरवर्ड क्लास कैन ऑल्सो बी ड्यू टू पुअर पर्सनल वेल्थ मैनेजमेंट। वो बोल रहे हैं कि पुअर्टी इसलिए भी आ सकती है कि पुअर पर्सनल वेल्थ मैनेजमेंट की वजह से, ठीक है। रिजर्वेशन ऑन द बेसिस ऑफ इकोनॉमिक क्राइटेरिया क्रिएट्स अ मोरल हजार्ड एक तरीके से देखी जा सकती है। तो ये सारी चीज़ें आर्ग्यूमेंट जो है दी गई है। अब डॉक्टर गोपाल है, उन्होंने कहा 103rd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट विच इंट्रोड्यूस कर रही है 10% EWS कोटा वॉज फ्रॉड ऑन द कॉन्स्टिट्यूशन। वो बोल रहे हैं एक फ्रॉड है कॉन्स्टिट्यूशन में, ठीक है। पार्लियामेंट न्यू वेल दैट इट हैज़ नो पावर टू प्रोवाइड रिजर्वेशन, इट हैज़ नो पावर टू प्रोवाइड रिजर्वेशन टू एनी क्लास एक्सेप्ट बैकवर्ड क्लास। अब उनका कहना है कि रिजर्वेशन तो सिर्फ बैकवर्ड क्लास को मिलना चाहिए और किसी को नहीं। ये कहाँ पता चला, इंदिरा साहनी जजमेंट में, ठीक है, इंदिरा साहनी जजमेंट के अकॉर्डिंग। येट बिकॉज ऑफ द पॉलिटिकल कंसिडरेशन डिड सो डिलीवरी एंड फॉल्सली प्रोजेक्टिंग द अमेंडमेंट एज इकोनॉमिक रिजर्वेशन फॉर द बेनिफिट ऑफ इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन ही कंटेंडेड, ठीक है।
अब देखिए, पिटीशन एंड जो इंटरवेंशन रिप्रेजेंटेशन बाय द सीनियर एडवोकेट के जो मीनाक्षी अरोरा हैं और संजय पारिक एडवोकेट हैं, तो found chinks in the criteria set to identify EWS in the society. Judge anyone as poor on the basis of self declaration. बोल रहे हैं किसी को जज करना poor on the basis of self declaration, मतलब उन्होंने सेल्फली डिक्लेयर किया कि वो पुअर हैं, ठीक है, उसके बेसिस पे जाना. एंड ओनली ऑन द बेसिस ऑफ, और या तो बेसिस किस पे, ऑन वन प्रीवियस ईयर इनकम मार्क इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द होल स्कीम फुल लूप होल. बता रहे हैं कि एक लूप होल दिखाता है. नो वन कैन बी टर्म एज अ पुअर बाई हैविंग 1 ईयर इनकम एज लेस देन 8 लाख. कोई भी, नो वन कैन बी टर्म एज पुअर, किसी को पुअर नहीं कहा जा सकता अगर उसकी इनकम 8 लाख से कम है. इन अ कंट्री वेयर लेस देन 5% फाइल इनकम टैक्स रिटर्न. बोल रहे हैं लेस देन 5% इनकम टैक्स रिटर्न जो है भरते हैं इसमें. तो मैं ये वाला आर्टिकल आपको पूरा ही बता रही हूँ, ठीक है, कि क्या बोल रहे हैं ये, ठीक है. तो वो ये सारे जो पर्सपेक्टिव हैं ये रख रहे हैं ये लोग. अब फिर से डॉक्टर गोपाल हैं, उन्होंने आर्ग्यू किया दोज अर्निंग अ ग्रॉस एनुअल फैमिली इनकम एट लोअर 66,606 मंथ्स और 8 लाख एनुअली वर एलिजिबल फॉर द EWS कोटा, ठीक है. तो ये सारी चीज़ें इसमें बताई जा रही हैं. तो इनका ये मानना है कि इकोनॉमिक बेसिस पे नहीं देना चाहिए, पहले जो मेंशन था कास्ट बैकवर्डनेस के बेसिस पे ही देना चाहिए, ठीक है. इनका मानना ऐसा है, ठीक है. तो उसमें भी देखिए, अगर हम बैलेंस व्यूज़ देखते हैं, चलिए इनकी तो ये व्यूज़ हैं, इन्होंने ये सारी चीज़ें बोली. तो अगर आप सिर्फ कास्ट बेसिस पे भी किसी को देते हैं तो उसमें भी क्रीमी लेयर्स की भी चीज़ें लानी चाहिए, क्योंकि हर कास्ट बैकवर्ड इंसान जो है वो पुअर नहीं है, करेक्ट. तो वो सारी क्राइटेरिया भी रखनी चाहिए. अगर आप इकोनॉमी पर्सपेक्टिव से देख रहे हैं तो कास्ट पर्सपेक्टिव से भी आपको उसमें जो एक्सेप्शंस हैं वो भी देखने की ज़रूरत है. ये भी हम ऐड कर सकते हैं व्यू बैलेंस करने के लिए. आगे देखते हैं, पेज नंबर 10 पे ही है. इंडिया टू होल्ड G20 समिट इन 2023. 2023 में इंडिया होस्ट करने वाली है G20 समिट, ठीक है. बांग्लादेश, UAE, सिंगापुर, स्पेन, मॉरिशस, ओमान विल बी गेस्ट कंट्रीज. कौन कौन होंगी गेस्ट कंट्रीज? बांग्लादेश, UAE, सिंगापुर, स्पेन, मॉरिशस, ओमान गेस्ट कंट्रीज होंगी, ठीक है. तो बस इसमें हमें इतना ही जानना है. बाद में जब ये आएगा, जब हम होस्ट करेंगे, क्या चीज़ें हुई तब देखा जाएगा इससे रिलेटेड, G20 से रिलेटेड, ठीक है. आगे देख लेते हैं कौन सा पढ़ना है हमें. इसी पे सेम पेज पे है. रोहातगी सेट टू बिकम अटॉर्नी जनरल अगेन. जो रोहातगी हैं वो फिर से अटॉर्नी जनरल बनने के लिए, उनका मतलब फिर से बन सकते हैं, ऐसा बोला जा रहा है. विष्णु गोपाल टेन्योर एंड ऑन September 30. जो विष्णु गोपाल जी हैं उनका टेन्योर ख़त्म हो रहा है 30 तारीख को, 30 सितंबर को. सीनियर एडवोकेट मुकुल रोहतगी इस सेट टू बिकम अटॉर्नी जनरल बनने के लिए इनका हो गया है कि ये बन सकते हैं. October 1 से सेकेंड टाइम है इनका. दिस नेचर ऑफ जो इंक्यूबेंट मिला है इनको अटॉर्नी जनरल के विष्णु गोपाल कमिंग टू क्लोज ऑन September 30. September 30 को वो रिटायर होंगे, उनका टेन्योर एंड होगा, सॉरी. फिर उसके बाद ये बनेंगे. 90 years old jurist has made it clear that he would not want to continue as top law officer. 90 years old जो jurist है उन्होंने बोला कि वो नहीं चाहते, ही वुड नॉट वांट टू कंटिन्यू एज अ टॉप लॉ ऑफिसर, ठीक है. और जो रोहतगी हैं वो 67 ईयर्स के हैं और ये सर्व कर चुके हैं 14th अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया जब नरेंद्र मोदी की गवर्नमेंट थी पावर में 2014 में. मतलब जब 14 दैट हिज लीडरशिप विल बी स्ट्रांगली क्रिश्चियन वन. उनकी जो लीडरशिप होगी वो स्ट्रांगली क्रिश्चियन वन होगी, ठीक है. सुप्रीम कोर्ट लास्ट वीक रिजेक्टेड चैलेंज बाय लूजिंग कैंडिडेट एंड लॉन्ग टाइम अपोजिशन जो रहे रायला ओडिंगा, ठीक है. तो उनके बाद ये बने हैं और इनके बारे में थोड़ी इन्फॉर्मेशन क्या है. ये 55 ईयर्स ओल्ड हैं, ठीक है. और डिप्टी आउटगोइंग प्रेसिडेंट जो है
कन्याता बट हैड ऑल्सो बीटर। हाँ, तो मतलब इन्हीं के बारे में थोड़ी इन्फॉर्मेशन दे दी गई है, पर हमें जो जानना है वो हमें ये जानना है कि विलियम जो रूटो हैं वो केन्या के नए प्रेसिडेंट बन गए हैं, उन्होंने शपथ ले ली है। पेज नंबर 14 पे आ जाएंगे हम। पेज नंबर 14 पे हम आ जा गए हैं। तो इसमें पढ़ना है GST काउंसिल इज फ्लेजिंग बट वाइब्रेंट इंस्टीट्यूशन सेज। वाइब्रेंट इंस्टीट्यूशन ऐसे किन्होंने बोला है? फाइनेंस मिनिस्टर ने। GST काउंसिल इज फ्लेजिंग बट वाइब्रेंट इंस्टीट्यूशन, कौन बोला है? फाइनेंस मिनिस्टर ने। ऑल काउंसिल मेंबर इक्वल, नो आर्टिफिशियल लाइन बिटवीन सेंटर स्टेट, सीतारमण। तो इनकी तरफ से क्या बोला गया कि जितने भी ऑल काउंसिल में जो काउंसिल मेंबर्स हैं वो इक्वल है, ठीक है। नो आर्टिफिशियल लाइन बिटवीन सेंटर एंड स्टेट, कोई भी आर्टिफिशियल लाइन नहीं है सेंटर और स्टेट के बीच में। GST काउंसिल इज स्टिल अ फ्लेजिंग 5 years old इंस्टीट्यूशन, बोल रही हैं। बिकम वेल सेटल बट एक्ट एट वाइब्रेंट फोरम फॉर इंटेंस इंटरेक्शन बिटवीन सेंटर, ऐसा इनका मानना है, इन्होंने ऐसा बोला है, निर्मला सीतारमण जी जो हमारी फाइनेंस मिनिस्टर हैं। तो आज के द हिंदू के एनालिसिस में इतना ही। पसंद आए वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल पे नए हैं सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलती हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक यू।